हेलो। 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 हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है? हेलो। हाँ, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है। आज के सेशन में पहले हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम आगे की थ्योरी पर प्रोसीड करेंगे। तो आप अपना माइक जो है ऑन सॉरी सर, रखिएगा। आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। अच्छा, क्लियर आवाज़। नहीं है। वेट। हेलो। अब आवाज़ जा रही है? हाँ सर। तो आज पहले हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद थ्योरी के सेशन को आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक। तो आप आंसर करिएगा। ठीक। माइक ओपन करके बताइएगा जो भी है। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि साइंटिफिक रिसर्च की कई विशेषताएं होती हैं, निम्नांकित में से किसे इन विशेषताओं की सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है। पहला है सिस्टमेटिक, दूसरा है कंट्रोल, तीसरा है एम्पिरिकल, चौथा है नॉलेज ओरिएंटेड। तो उसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सर चौथा। हाँ, इसमें हमने पढ़ा था ना, साइंटिफिक रिसर्च की तीन विशेषताएं होती हैं। सिस्टमेटिक होता है, कंट्रोल्ड होता है, एम्पिरिकल होता है। इसके अलावा जो आपने कल दो और बताए थे, वो विशेषताएं होती हैं। नॉलेज ओरिएंटेड जो होता है वो रिसर्च नहीं होता है, हमें साइंटिफिक रिसर्च से केवल नॉलेज ही नहीं गेन करना होता है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मनोविज्ञान में सिद्धांतों के विकास के क्षेत्र में अत्यधिक प्रयास किए जाते हैं क्योंकि वे वास्तविक परिस्थिति में ठीक ढंग से घटनाओं की व्याख्या नहीं करते हैं। दूसरा है, वैज्ञानिक शोध को एक समस्या समाधान विधि के रूप में अधिक तथा ज्ञानवर्धन रूप में कम समझा जाता है। मानव कल्याण के रूप में प्रयुक्त शोध मूल सोच से अधिक गुणकारी होते हैं। वैज्ञानिक शोध में कारण परिणाम संबंध की पुष्टि हमेशा होती है। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा आपको इनकरेक्ट लग रहा है? कौन सा इनकरेक्ट ना? हाँ, कौन सा इनकरेक्ट है? हम्म, पहला, जिसमें सिर्फ सिद्धांत की बात किया गया है ना? मनोविज्ञान में सिद्धांतों के गलत है ना विकास ये? विकास क्षेत्र में अत्यधिक प्रयास किए जाते हैं क्योंकि ये वास्तविक परिस्थिति में ठीक ढंग से नहीं। ये सही है। मनोविज्ञान में क्योंकि हम बिहेवियर की स्टडी करते हैं ना, बिहेवियर की स्टडी जो है वो या फिर कंट्रोल। तीसरा? नहीं, तीसरा भी नहीं होगा। इसमें चौथा ऑप्शन करेक्ट है कि वैज्ञानिक शोध में कारण परिणाम संबंध की पुष्टि हमेशा होती है। देखिए, काज एंड अच्छा, इफेक्ट हमेशा ही। जो हमेशा वर्ड लिखा हुआ है, देखिए कोई भी स्टेटमेंट आपको रिसर्च में एब्सोल्यूट नहीं मिलेगा जहाँ कभी कहीं भी आपको हमेशा लगा हुआ मिले या एकदम लगा हुआ मिले। वो स्टेटमेंट हमेशा आपके रॉन्ग होंगे। जैसे आप कारण परिणाम संबंध की बात करते हैं तो कारण परिणाम संबंध जो है आपको केवल और केवल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में देखने को मिलता है। वो भी एक तरीके का साइंटिफिक रिसर्च है, लेकिन हर तरीके की साइंटिफिक रिसर्च में आपको काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आप हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखने को नहीं मिलेगा। ठीक। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, वैज्ञानिक विधि की कुछ विशेषताएं होती हैं। निम्नांकित में से किसे इसकी विशेषता के रूप में समझा जाएगा? यह इसमें एक कंट्रोल्ड सिचुएशन होती है। इस विधि में प्राप्त परिणाम का सामान्यीकरण संभव है। इस विधि में रेप्लिकेशन का गुण होता है। और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। लास्ट, उपयुक्त सभी को। जी। साइंटिफिक मेथड कंट्रोल्ड भी होता है, इसका जनरलाइजेशन भी होता है और उसमें रेप्लिकेशन का भी गुण होता है। चौथा ऑप्शन है, मनोवैज्ञानिक शोधों में रेप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। पहला है, पूर्व अध्ययनों के निष्कर्षों को संपुष्टि करने के लिए, उसके बारे में कुछ प्रश्नों को उठाने के लिए, वर्तमान में किए जा रहे अध्ययन की आंतरिक वैधता को बढ़ाने के लिए, वर्तमान में किए जा रहे अध्ययन की बाह्य वैधता को बढ़ाने के लिए, पूर्व अध्ययनों की वैधता तथा विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए।
मतलब आप रेप्लिकेशन किस लिए करते हैं? में क्लियर आंसर थोड़ा डाउट हो रहा है इसमें चार में से। ठीक है, डाउट हो रहा है, वैलिडिटी फिर भी आपको कौन सा लग रहा है? एक तो मुझे ये लग रहा है कि पूर्व अध्ययनों के निष्कर्षों को संपुष्टि करने के लिए रेप्लिकेशन, जिसमें आप 2 टाइप्स ऑफ रेप्लिकेशन बताए थे ना। जी जी। हाँ, देखिए इसमें वो यही वाला पहला वाला लग रहा है। देखिए इसमें पहला वाला यही ही है ना। ऑप्शन, हाँ पहला वाला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। हम रेप्लिकेशन बेसिकली इसीलिए करते ही हैं कि जो भी एक रिसर्च के द्वारा जो भी हाँ कॉन्क्लूजन निकल करके आए हैं वो कॉन्क्लूजन जो है दोबारा रिसर्च करने पर वेरीफाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो अगर हमें वैलिडिटी टेस्ट करना है, रिलायबिलिटी हाँ टेस्ट करना है, तो उसके लिए अलग से टेस्ट बने हुए हैं। वैलिडिटी के लिए हम वैलिडिटी का टेस्ट कर लेंगे, रिलायबिलिटी के लिए अलग से हम रिलायबिलिटी का टेस्ट कर लेंगे। लेकिन जो है हम रेप्लिकेशन इसीलिए करते हैं कि जो भी कॉन्क्लूजन निकल के आया है वो सही कॉन्क्लूजन है या नहीं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक। हाँ। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की कई विशेषताएं होती हैं, निम्नलिखित में से किसे इन विशेषताओं में नहीं रखा जा सकता? पहला है वर्तमान की घटनाओं का वर्णन एवं विश्लेषण करना। दूसरा, इसके द्वारा चरों के बीच तुलना के विरोधाभास को दिखलाया जाता है। तीसरा, इसमें चरों के सहसंबंध को ज्ञात किया जाता है। इसमें चरों में जोड़ तोड़ करके पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो हालांकि अभी हम इस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में तो नहीं डिस्कस किया गया, लेकिन फिर भी आप बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है? देखिए, डिस्क्रिप्टिव में वर्णन और विश्लेषण तो होता है, मतलब बोला है कि कौन सा विशेषता नहीं है। जी। उसमें पहला तो उसकी विशेषता है हम्म, फंक्शन भी पता किया जाता है। कंट्रास्ट वही ना, कि जैसे कंट्रास्ट कॉन्ट्रास्ट नहीं समझा रहे। कॉन्ट्रास्ट नहीं, तुलना। कंट्रास्ट का मतलब वे है कि जैसे आप हाइपोथेसिस बनाते हैं ना, तो कहते हैं कि मतलब नल वाला हाँ नल बताया। वाला, कि उनके बीच में कोई अंतर नहीं है। तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब वही हुआ कि दो चरों के बीच जो है कोई सा, मतलब दो चरों के बीच में कोई अंतर नहीं है। जब रिसर्च हाइपोथेसिस हम बनाते हैं तो बोलते हैं कि इनके बीच में सार्थक अंतर है। तो वही वही मतलब विरोधाभास का मतलब वही है। और ये जो कैलकुलेट किया जाता है, क्या टाइप 1 चीज? टाइप 2 एरर में चला जाता है ना। हम्म। देखिए इसमें चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा कि इसमें चरों में जोड़ तोड़ करके यही गलत है। हाँ। मैं उसके पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। देखिए चरों में जोड़ और तोड़ हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में नहीं करते हैं। चरों में जोड़ और तोड़ हम जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में करते हैं। ठीक, तो मैनिपुलेशन का गुण जो है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की विशेषता है। ठीक। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक शोध की सबसे प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसमें मैनिपुलेशन, रैंडमाइजेशन, जनरलाइजेशन, इनमें से कोई नहीं। तो ये अभी आप ऊपर ही आपने मतलब इसको डिस्कस किया कि प्रयोगात्मक शोध की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है? चरों में जोड़ तोड़ करना या मैनिपुलेशन करना। अभी जो आप पहले ही बताए। हाँ वही, तो इसमें जो आंसर होगा वो मतलब का वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक। सातवां क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में निम्नांकित में से कौन सा शोध अधिक किया जाता है? फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च या फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च? हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल रिसर्च आप लेबोरेटरी में कहाँ करोगे? हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए तो आप एविडेंस आपने कहीं पर देखा पुस्तक के फॉर्मेट में कि या किसी फॉर्मेट में, तो तो आप अप्लाइड। नहीं। अप्लाइड रिसर्च ज़्यादातर फील्ड वर्क में हो जाता है, वो भी लेबोरेटरी में नहीं होता। जैसे अप्लाइड रिसर्च के लिए आप अलग अलग जगह घूमने जाओगे, देखोगे कि उसका अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है। जैसे मान लीजिए आपको मतलब लाइट के बारे में स्टडी करना है, तो लाइट का अगर बेसिक एस्पेक्ट उसकी स्टडी, फंडामेंटल रिसर्च हाँ इसमें जो आंसर थियरी करेक्ट होगा वो, बनाना है कि प्रैक्टिस। हाँ वो फंडामेंटल रिसर्च होगा। कि आप मतलब फंडामेंटल रिसर्च का बेसिक मतलब क्या होता है कि आप किसी रिसर्च की बिगिनिंग करने जा रहे हैं, आपको उसके बारे में कुछ भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप जो है मतलब कंट्रोल्ड सिचुएशन बना के कि आपका कोई भी अदर वेरिएबल आपके रिसर्च को इफेक्ट ना करता हो, ऐसे करके आप अपने रिसर्च की शुरुआत करते हैं। तो मतलब लेबोरेटरी में ज़्यादातर शोध जो होते हैं फंडामेंटल रिसर्च किए जाते हैं, और इन्हीं के द्वारा नई नई थ्योरीज का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक।
और फिर 8वां क्वेश्चन है, एक्शन रिसर्च किसे बोलते हैं? प्रयोगशाला की नियंत्रित परिस्थिति में किए गए शोध को क्रिया शोध कहते हैं। वैसे शोध जिसका उद्देश्य एक सिद्धांत का विकास करना होता है, या फिर स्थानीय वातावरण में तात्कालिक समस्या का समाधान करना, या वैसे शोध जिसका उद्देश्य चरों के बीच सहसंबंध का पता लगाना होता है। थर्ड वाला जिसमें तुरंत समाधान की बात करते हैं। तो मतलब एक्शन रिसर्च का ये की पॉइंट ही होता है कि जहाँ पर आपको तात्कालिक वर्ड मिल जाए या तुरंत वर्ड मिल जाए, तो वो कैसे रिसर्च होता है? वो आपका एक्शन रिसर्च होता है। ठीक, तो ये मतलब आज के कुछ क्वेश्चंस थे। अब हम लोग आज के थ्योरी वाले सेक्शन पे चलते हैं। 10 मिनट से मैंने कितने सही किए? अरे अभी मतलब ये मत चेक करिए कि कितने सही हुए कितने नहीं हुए, तो मतलब जस्ट बेसिक क्वेश्चंस थे। मतलब ये है कि दो तीन चीजें और पता चल गई, हाँ जैसे मतलब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। हाँ। मतलब ये है कि आप जो है केवल मतलब थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी नहीं कर सकते। अगर आप जितने क्वेश्चन लगाएंगे उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। कल हम लोग मनोवैज्ञानिक शोध के बारे में पढ़ रहे थे, और मनोवैज्ञानिक शोध में हमने ये हाँ। डिस्कस किया था कि मनोवैज्ञानिक शोध क्या होते हैं। वे शोध जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में किए जाते हैं, ठीक, जहाँ पर हम बिहेवियर की स्टडी करते हैं। और मनोविज्ञान के शोध को हमने दो भागों में बांटा था, थ्योरेटिकल रिसर्च और एम्पिरिकल रिसर्च। थ्योरेटिकल रिसर्च में हमने क्या डिस्कस किया था? थ्योरेटिकल रिसर्च में हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पर हम मतलब थ्योरेटिकल रिसर्च के माध्यम से किसी भी थ्योरी का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं, किसी भी रूल एंड रेगुलेशन का फॉर्मेशन करते हैं। और इसको हमने दो भागों में बांटा था, लाइब्रेरी रिसर्च और थ्योरी कंस्ट्रक्शन। लाइब्रेरी रिसर्च में क्या था? लाइब्रेरी रिसर्च में ये था कि शोधकर्ता जो होता है, जो रिसर्चर होता है, वो खुद जो है आंकड़ों का संग्रहण नहीं करता है। मतलब पहले से किसी फॉर्मेट में, किसी बुक के फॉर्मेट में, किसी मैगजीन के फॉर्मेट में आंकड़े दिए होते हैं। उन्हीं आंकड़ों का विश्लेषण करके वो क्या करता है? निष्कर्ष निकालता है, या उसी से क्या करता है? थ्योरी का डेवलपमेंट करता है। और दूसरा था इसमें, पहला था लाइब्रेरी रिसर्च, दूसरा था थ्योरी कंस्ट्रक्शन। थ्योरी कंस्ट्रक्शन में क्या था कि ये पेज नंबर 8 था। तो इसमें स्पेसिफिक वेरिएबल नहीं होता है, और जैसे साइकोलॉजी में हाँ बनाई गई थी, हाँ जैसे मतलब नल की थियरी हुई, हाँ तो वो थ्योरी कंस्ट्रक्ट करता थ्योरी है, उसमें थियरी कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्ट करना होता है। हाँ थ्योरी कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं? सबसे पहले मतलब वही पूरे साइंटिफिक रिसर्च के हम प्रोसेस को लेकर के चलते हैं। प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, वेरिएबल डिसाइड करेंगे, वेरिएबल के बीच के में हम संबंध को देखेंगे, ठीक। फिर फाइनली डाटा कलेक्शन करके एनालिसिस करके तब हम जो है थ्योरी का क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन करते हैं। मतलब यहाँ पर हम ये है कि पहले से कोई डाटा अवेलेबल हो उसको लेकर के नहीं चलते हैं, ठीक। फिर दूसरा हमारा रिसर्च था, वो क्या था? एम्पेरिकल रिसर्च। एम्पेरिकल रिसर्च में क्या था? एम्पेरिकल रिसर्च में सीधा सीधा है कि एम्पेरिकल रिसर्च जो होता है वो क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल होता है। इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देखते हैं। इसमें हम पहले प्री टेस्ट करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, फिर पोस्ट टेस्ट करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, फिर उससे जो कॉन्क्लूजन निकल करके आते हैं, ठीक। एम्पेरिकल रिसर्च में बेसिकली हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके आधार पर हम क्या करते हैं? कोई भी एनालिसिस करते हैं, ठीक। अगर हम एम्पेरिकल रिसर्च की बात करें तो एम्पेरिकल रिसर्च में बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं। एक ऑब्जर्वेशन होता है, एक कोरिलेशनल रिसर्च होता है, और फिर अगला एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। जैसे देखिए एम्पेरिकल रिसर्च का बेसिकली मतलब ये हुआ कि हम उसमें क्या करते हैं कि अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। हिंदी में अगर उसका मतलब अगर हम देखें तो अनुभविक शोध कहते हैं। अगर आप गूगल वर्ल्ड इसका एम्पेरिकल का निकालेंगे तो वो आता है प्रयोग सिद्ध अनुसंधान, मतलब जिसमें हम खुद जो है कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो वो कोई ज़रूरी नहीं कि वो एक्सपेरिमेंट जो है लेबोरेटरी के ही फॉर्मेट में हो, लेकिन हम उसमें कुछ ना कुछ मतलब अपने द्वारा कोई ना कोई प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एम्पेरिकल रिसर्च बोलते हैं, ठीक। जैसे एम्पेरिकल रिसर्च में ही आपका ऑब्जर्वेशन आता है। ऑब्जर्वेशन में आप क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन में आप अवलोकन का काम करते हैं, बाहर से एनालिसिस करते हैं कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है, ठीक। जैसे कोई शोधकर्ता खेल के मैदान में बच्चों के व्यवहार का प्रेक्षण करना चाह रहा है, तो वो जाएगा खेल के मैदान में, देखेगा कि बच्चे जो है कैसा बिहेवियर कर रहे हैं। कुछ बच्चे एग्रेसिव बिहेवियर करेंगे, कुछ बच्चे जो है मतलब शांत बिहेव करेंगे, ठीक। और इसी के द्वारा शोधकर्ता मतलब जैसे शोधकर्ता को ये एनालिसिस करना है कि किस बच्चे में लीडरशिप का गुण है, तो वो मतलब बच्चे के बिहेवियर के साथ साथ इस बात की भी एनालिसिस करता है कि लीडरशिप में और एग्रेसिव बिहेवियर में कोई कोरिलेशन है या नहीं है।
तो कहने का मतलब ये है कि एम्पिरिकल रिसर्च में जो पहला स्टेप होता है वो ऑब्जर्वेशन का होता है, और वो शोधकर्ता जो है वो ऑब्जर्वेशन के द्वारा एनालिसिस करने की कोशिश करता है कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है। जैसे शोधकर्ता खेल के मैदान में जाएगा तो एनालिसिस करेगा कि जो बच्चा एग्रेसिव बिहेव कर रहा है उसमें नेतृत्व करने की क्षमता है। जनरली जो मतलब लीडर होते हैं उनमें क्या होता है, वो एग्रेसिव बिहेव करके अपनी टीम को कंट्रोल में रखते हैं। तो वो कंक्लूजन निकालेगा ऑब्जर्वेशन के माध्यम से कि लीडरशिप में और एग्रेसिव बिहेवियर में क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक। और ये आपने मतलब पहले से आपको पता होगा कि ऑब्जर्वेशन दो तरीके का होता है, एक पार्टिसिपेटरी होता है, एक नॉन पार्टिसिपेटरी होता है। पार्टिसिपेटरी का मतलब अगर जो शोध करता है वो खुद जा करके मतलब जिसका ऑब्जर्वेशन कर रहा है उसके साथ घुल मिल करके ऑब्जर्वेशन करे तो वो पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन है। और नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन में क्या है कि वो शोधकर्ता दूर से रह करके ऑब्जर्वेशन करे या फिर किसी और के माध्यम से जो है डाटा कलेक्शन करे। जैसे मुझे आपके बारे में कुछ जानकारी हासिल करनी है तो मैं आपसे डायरेक्टली ना पूछ करके आपके किसी फ्रेंड्स वगैरह से अगर जो है आपका ऑब्जर्वेशन करता हूँ तो वो कैसा होगा, वो नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन होगा। ठीक। इसके अलावा दो मतलब साइकोलॉजिकल रिसर्च में ऑब्जर्वेशन को दो और भागों में बांटा गया है, एक नेचुरल ऑब्जर्वेशन होता है, एक लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक। नेचुरल ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ कि कोई घटना जिस स्थान पर घटित हो रही है आप उस एक्चुअल प्लेस पर जा करके उसकी एनालिसिस कर रहे हो। जैसे जैसे आपको मान लीजिए स्वच्छता अभियान चल रहा है तो स्वच्छता अभियान की एनालिसिस करनी है मतलब उसकी वास्तविक परिस्थिति में। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी जब स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है तभी आप जा करके उसकी एनालिसिस करिए। आप किसी भी रैंडम दिन जाइए, आप तब आप जो है उसका ऑब्जर्वेशन करिए, तब वहाँ पर आपको एक्चुअल डाटा देखने को मिलेगा। या आपको रेलवे स्टेशन पर साफ़ सफाई की का सर्वेक्षण करना है तो आप रेलवे स्टेशन पर नॉर्मल सिचुएशन में जाइए, वहाँ पर मतलब बता करके मत जाइए कि आज जो है हम सर्वेक्षण करने आ रहे हैं। तो स्वाभाविक से प्रेक्षण का मतलब क्या हुआ कि आप नेचुरल सेटिंग में कोई चीज़ जब सामान्य परिस्थिति में चल रही है वहाँ पर आप जा करके जब ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो वो कैसा ऑब्जर्वेशन होता है, वो आपका स्वाभाविक ऑब्जर्वेशन होता है। डी एम्टो की परिभाषा दी हुई है, जब किसी स्वाभाविक परिस्थिति में घटनाओं का प्रेक्षण किया जाता है तो वो क्या होता है, वो स्वाभाविक प्रेक्षण होता है। ठीक। लेकिन जो नेचुरल ऑब्जर्वेशन होता है उसके दो मतलब कई डिमेरिट होते हैं। बेसिकली दो डिमेरिट इसमें बताए गए। पहला दोष ये होता है कि स्वाभाविक परिस्थिति में प्रेक्षक के सामने बहुत से सारे चर होते हैं जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। जैसे आप नेचुरल सेटिंग में जा रहे हैं और ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो कोई आपको अदर वेरिएबल्स बहुत सारे इफेक्ट करने वाले मिल जाएंगे। जैसे आप जो है मान लीजिए रेलवे स्टेशन पर ही जा रहे हैं, स्वच्छता का सर्वेक्षण करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो अदर वेरिएबल्स हैं मतलब कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है या कोई व्यक्ति स्थानीय है या वहाँ पर कई एज ग्रुप के लोग हैं, तो कई अदर सारे वेरिएबल जो होंगे वो आपकी स्टडी को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। तो नेचुरल ऑब्जर्वेशन की सबसे बड़ी कमी यही है कि वहाँ पर हमारी मतलब हमारी सिचुएशन पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। ठीक। और दूसरा दूसरा जो डिमेरिट है नेचुरल ऑब्जर्वेशन का वो ये है कि हमें नेचुरल ऑब्जर्वेशन में इंतज़ार करना पड़ता है कि वो घटना घटित हो। जैसे कि जैसे मान लीजिए कि हमें बच्चों के खेल के मैदान में बच्चों के खेलने का ऑब्जर्वेशन करना है। हम खेल के मैदान में जा कर के बैठ गए, अब बच्चे जब तक खेलेंगे नहीं तब तक हम ऑब्जर्वेशन कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जो है ये मतलब जो नेचुरल ऑब्जर्वेशन है ये इसकी दो सबसे बड़ी खामी है। नेचुरल ऑब्जर्वेशन में जो अदर वेरिएबल्स है वो अफेक्ट करते हैं और नेचुरल ऑब्जर्वेशन में हमें इंतज़ार करना पड़ता है कि घटना जो है घटित हो, तभी हम उसका ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे। और इन्हीं दोनों तरीके के दोषों को दूर करने के लिए साइकोलॉजिकल रिसर्च में लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन लाया गया कि लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं, अपने आप हम कंट्रोल्ड सिचुएशन को बना लेते हैं। जैसे हमें किसी बच्चे की लीडरशिप स्किल की स्टडी करना है तो हम एक समूह बना लेंगे, उस समूह में कोई टास्क दे देंगे। अगर कोई बच्चा जो है उस टास्क को कंप्लीट करने में अपने साथ सहपाठी बच्चों से करवाने में सफल होता है तो इसका मतलब उसमें लीडरशिप का गुण है। अगर नहीं कर पाता है तो इसका मतलब उसमें लीडरशिप का गुण नहीं है। तो मतलब नेचुरल ऑब्जर्वेशन हर समय पॉसिबल नहीं हो सकता। फिर उसी से बचने के लिए हमने क्या किया, लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन के मेथड को शुरू किया। ठीक। ऑब्जर्वेशन में मतलब ऑब्जर्वेशन चाहे लेबोरेटरी हो चाहे नेचुरल हो, हम उसमें बेसिकली तीन तरीके के मेथड का प्रयोग करते हैं। पहला है फ्रीक्वेंसी मेथड। फ्रीक्वेंसी मेथड में हम देखते हैं कि कोई बिहेवियर जो है एक
विशेष समय में कितनी बार हो रहा है। जैसे मान लीजिए हम बच्चे के एग्रेसिव बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं, तो हम मतलब जितनी भी देर ऑब्जर्वेशन करेंगे कि हम 10 मिनट में देखेंगे कि बच्चा कितनी बार जो है एग्रेसिव बिहेवियर को शो कर रहा है। ठीक, ये मतलब एक फ्रीक्वेंसी मेथड होता है। फिर एक ड्यूरेशन मेथड होता है। ड्यूरेशन मेथड में ये होता है कि बच्चा कितनी देर तक उस बिहेवियर को कर रहा है। जैसे कोई बच्चा गुस्सा गया खेल के मैदान में, तो क्या उसका गुस्सा लगातार बना हुआ है या वो थोड़े समय के बाद शांत हो गया। तो ड्यूरेशन मेथड के द्वारा हम बिहेवियर की स्टडी करते हैं। फिर एक इंटरवल मेथड होता है। इंटरवल मेथड में हम क्या करते हैं कि हम जितने भी टाइम का हमारा ड्यूरेशन है, हम उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। फिर हम देखते हैं कि किस समयांतराल में बच्चा जो है उस बिहेवियर को शो कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन, इम्पीरिकल रिसर्च का जो हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड है, उसमें हम या तो फ्रीक्वेंसी मेथड द्वारा ऑब्जर्वेशन करते हैं, या ड्यूरेशन मेथड द्वारा ऑब्जर्वेशन करते हैं, या फिर इंटरवल मेथड द्वारा ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन दो तरीके का होता है, एक पार्टिसिपेटरी, एक नॉन पार्टिसिपेटरी। पार्टिसिपेटरी में जो रिसर्चर है खुद जाके पार्टिसिपेट करता है। नॉन पार्टिसिपेटरी में वो केवल दूर से रह करके ऑब्जर्वेशन करता है। इसके अलावा साइकोलॉजी में दो तरीके के ऑब्जर्वेशन और बताए गए हैं, एक नेचुरल ऑब्जर्वेशन है और एक लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन है। नेचुरल ऑब्जर्वेशन जब आप नेचुरल सेटिंग में जा करके आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, और नेचुरल ऑब्जर्वेशन की सबसे बड़ी कमी है कि उसमें अदर वेरिएबल्स आपके इफेक्ट करेंगे, आपको इंतजार करना पड़ेगा कि वो घटना घटित हो। इससे बचने के लिए लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन की स्टार्टिंग किया गया है। लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन में आप वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हो, कंट्रोल्ड सिचुएशन बना सकते हो, और जो कंक्लूजन आपको नेचुरल सेटिंग में चाहिए वो आप लेबोरेटरी में फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, तो ये आपका ऑब्जर्वेशन था। तो ये इतना क्लियर हुआ कि नहीं? हेलो 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 हेलो, आवाज़ जा रही है? हाँ सर, समझ में आया वो एग्जैक्टली। देखिए एम्पिरिकल रिसर्च का हेलो। हाँ, आगे चलते हैं। एम्पिरिकल रिसर्च का जो दूसरा पॉइंट है वो कोरिलेशनल रिसर्च है। पहले तो आपने देखा कि ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम जो है एनालिसिस कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि हम जो है कोरिलेशनल रिसर्च करते हैं। कोरिलेशनल में क्या होता है, सहसंबंधात्मक शोध के प्रधान संबंधक क्रॉनबैक तथा गिलफर्ड को माना जाता है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कोरिलेशनल रिसर्च के मतलब सबसे ज़्यादा समर्थन करने वाले व्यक्ति कौन कौन से हैं। तो क्रॉनबैक हैं और कौन है, गिलफर्ड हैं। ठीक, सहसंबंधात्मक शोध वैसे शोध को कहा जाता है जिसमें शोधकर्ता चरों में जोड़ तोड़ सीधे न करके चयन प्रक्रिया के द्वारा करता है, तथा फिर वह एक स्वाभाविक परिस्थिति में अध्ययन करता है कि कहाँ तक चर में किया गया जोड़ तोड़ दूसरे चर में किए गए जोड़ तोड़ से संबंधित है। तो देखिए इसका सरल शब्दों में मतलब ये है कि सहसंबंधात्मक शोध में वेरिएबल में मैनिपुलेट करने के साथ साथ प्रयोगकर्ता ये देखता है कि एक वेरिएबल का इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पे पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए कि हमने अपने रिसर्च में दो वेरिएबल लिए, एक बुद्धि लिया, एक समस्या समाधान क्षमता को लिया। तो शोधकर्ता क्या करेगा, सबसे पहले इंटेलिजेंस का टेस्ट करेगा। इंटेलिजेंस के टेस्ट के द्वारा वो अलग अलग बुद्धि क्षमता वाले बच्चों का सिलेक्शन करेगा। ठीक, फिर वो उनको कोई टास्क देगा, उसके आधार पर वो उनकी समस्या समाधान क्षमता का टेस्ट करेगा। फिर वो उसमें क्या करेगा, कोरिलेशन निकालेगा कि क्या जिनकी बुद्धि लब्धि ज़्यादा है, जिनकी IQ पावर ज़्यादा है, उनमें समस्या समाधान क्षमता करने की मतलब वो समस्या समाधान क्षमता उनमें अधिक है या नहीं है। मतलब वो इसमें सहसंबंध निकालेगा कि बुद्धि और समस्या समाधान क्षमता में पॉजिटिव कोरिलेशन है कि निगेटिव कोरिलेशन है या फिर जीरो कोरिलेशन है। ठीक, तो अगर हम जो है वेरिएबल को मैनिपुलेट करने के साथ साथ एनालिसिस करने के साथ साथ उनमें हम कोरिलेशन निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कोरिलेशनल रिसर्च बोलते हैं। ठीक, जैसे हाँ बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, इसमें जैसे लाखी हुई है ना कि ये सीधे नहीं करता रिसर्चर, जब वो सेलेक्ट कर रहा होता वेरिएबल को तभी वो मैनिपुलेट कर लेता।
हाँ, वेरिएबल को मैनिपुलेट तो करेगा ही, लेकिन वेरिएबल को मैनिपुलेट हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी करते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम केवल जो है मतलब एनालिसिस करते हैं कि इसका इफेक्ट दूसरे पर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। कोरिलेशनल रिसर्च में हम दो वेरिएबल के बीच में सहसंबंध निकालते हैं कि एक का इफेक्ट मतलब एक के घटने या बढ़ने से दूसरे पर कोई प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। ठीक, जैसे हमने यहाँ पर निकाला कि मतलब जो आईक्यू पावर है और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, दोनों में क्या है, धनात्मक सहसंबंध है। अगर आईक्यू पावर ज़्यादा होगी तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक, जैसे जैसे बच्चों की बुद्धि स्तर में वृद्धि होती है, उनकी समस्या समाधान क्षमता में भी वृद्धि हो जाती है। वैसा चर जिसमें चयन द्वारा जोड़ तोड़ किया जाता है उसे टाइप यस इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। ठीक, टाइप यस इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मतलब जैसे हमने वेरिएबल का सिलेक्शन किया, वेरिएबल का सिलेक्शन करने के बाद जब हमने उसका दूसरे वेरिएबल से कोरिलेशन निकाला तो मतलब जिस जिस वेरिएबल में हम जोड़ तोड़ कर सकते हैं, जिस वेरिएबल में हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, उसको हम टाइप यस इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। ठीक, और दूसरा वेरिएबल जिसका प्रभाव मतलब जिस पर हम इफेक्ट की स्टडी कर रहे हैं उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। देखिए आपने तो वेरिएबल दो, मैनिपुलेशन उसमें होगा। देखिए वेरिएबल आपके मैं दो ये कह प्रकार रही के। हूँ, हाँ बोलिए। हम कह रहे हैं कि जो जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसी हम्म, में मैनिपुलेशन होगा, लेकिन मैनिपुलेशन किस टाइप का होगा, कैसा होगा, ये नहीं समझ में आ रहा मुझे। और सिलेक्शन में कैसे पॉसिबल है? देखिए मैनिपुलेशन जो है जैसे आप मतलब जैसे आपको आईक्यू और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के बीच में कोरिलेशन निकालना है, तो जब आप ऐसा तो करेंगे नहीं कि आप एक ही आईक्यू वाले सारे बच्चों को सिलेक्ट कर लेंगे या केवल तेज बच्चों को सिलेक्ट कर लेंगे या केवल धीमे बच्चों को सिलेक्ट कर लेंगे। आप मैनिपुलेशन करने का मतलब है कि आपका जो मतलब आईक्यू वाला वेरिएबल है उसमें उसमें कई एज ग्रुप के बच्चे क्या हों आपके शामिल हों, तब आप उसका इफेक्ट जो है डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखें। तो आप जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का चयन कर रहे हैं अगर आप उसमें मैनिपुलेशन कर पा रहे हैं तो इसे आप टाइप यस इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे, और जिस पर आप इफेक्ट देख रहे हैं उसे आप डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। हेलो, 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 आवाज़ जा रही है? हाँ सर। हाँ देखिए, आ रही है। देखिए वेरिएबल आपके दो टाइप के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसमें आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ठीक, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिस पर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल के प्रभाव को देखते हैं। ठीक, जैसे हम स्टडी कर रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन और ब्लेंडेड मोड की बच्चों के अचीवमेंट पर, तो जो हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन और ब्लेंडेड मोड है ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, मतलब हम एक बार ऑनलाइन मोड लेंगे, फिर हम एक बार ऑफलाइन मोड लेंगे, फिर हम एक बार क्या लेंगे, ब्लेंडेड मोड लेंगे। उसके बाद हम उसकी स्टडी किस पर कर रहे हैं, उसकी स्टडी हम अचीवमेंट पर कर रहे हैं, तो अचीवमेंट हमारा क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो जो हमारा जो ये मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन और ब्लेंडेड मोड है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे टाइप यस इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हम इसमें क्या कर पा रहे हैं, मैनिपुलेशन कर पा रहे हैं। ठीक, क्लियर हुआ? हेलो, हाँ सर। मतलब हाँ सर समझ में आया। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वो मतलब केवल टाइप यस इसलिए बोला है क्योंकि आप उसमें मतलब टाइप यस और टाइप ही केवल इसको मतलब रिसर्च की लैंग्वेज में एक नाम दे दिया गया, बाकी एक केवल दो ही टाइप का आपका वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आप मैनिपुलेशन कर पा रहे हैं इसलिए आप उसको टाइप यस बोल दे रहे हैं। ठीक, और सहसंबंधात्मक शोध की दो लिमिटेशंस है, इस तरह की शोध में कुछ ऐसे चरों का नियंत्रण करना संभव नहीं हो पाता है जिनसे अध्ययन का विषय क्या होता है, प्रभावित होता है। जब भी तो ये मतलब इंटरवीनिंग वेरिएबल आपको हर रिसर्च में देखने को मिलेंगे। जैसे आप बच्चे की आईक्यू पावर और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के बीच में आप जो है
स्टडी कर रहे हैं तो जो है इसमें बच्चे का सोशल स्टेटस इफेक्ट कर सकता है, बच्चे का एज ग्रुप जो है आपकी स्टडी को क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। फिर दूसरा है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो है आप अध्ययन किए जाने वाले चर में मतलब जोड़ तोड़ सिलेक्शन द्वारा ना करके डायरेक्टली मतलब लेबोरेटरी के अंदर कर सकते हैं। ठीक, और तब आप एक चर का प्रभाव दूसरे चर पर देखते हैं। ठीक, इसमें जिस चर में आप जोड़ तोड़ करते हैं उसे आप टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। ठीक, और ये प्रयोगात्मक सोच जो है आपका लेबोरेटरी में होने के साथ साथ आप जो है मतलब आप लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं, आप फील्ड में भी कर सकते हैं। जैसे आप सपोज करिए कि आपको स्टडी करना है कि पुरस्कार का प्रभाव बच्चों की सीखने की प्रक्रिया पर क्या पड़ता है। ठीक, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, मतलब समान उम्र वाले दो बच्चों के समूह को लेंगे। ठीक, फिर दोनों आप क्या करेंगे, एक ग्रुप को कंट्रोल करेंगे, एक ग्रुप को वैसे ही रहने देंगे। आप एक ग्रुप को बोलेंगे कि अगर आप जो है अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको प्राइज मिलेगा, और दूसरे ग्रुप को बोल देंगे तो कि आपको मतलब आप चाहे जैसे वो परफॉर्म करिए, आपके ऊपर कोई प्राइज वगैरह नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसको आपने प्राइज देने की बात कही है वो ग्रुप क्या करेगा, आपका जो है अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इसमें जो आपका जो प्राइज हुआ, जो आपका पुरस्कार हुआ, इसमें जो है आपने मतलब ये जो आपका प्राइज होगा वो आपका टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब इसे टाइप ई क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर आपने मतलब सिलेक्शन के दौरान जो है मैनिपुलेशन की बात नहीं की। जैसे आपने बच्चों के एज ग्रुप का सिलेक्शन किया तो उसमें आपने समान एज ग्रुप वाले बच्चों को लिया, उसमें आपने कोई मैनिपुलेशन नहीं किया। आपने जो है मतलब समान एज वाले ग्रुप को लेने के बाद जब जो आपने टेस्ट परफॉर्म किया उसमें बच्चों को एक सारा टेस्ट दिया, केवल आपने उसमें केवल एक नया वेरिएबल ऐड कर दिया पुरस्कार, वो आपने सिलेक्शन करने के बाद किया। तो जो आपका पुरस्कार है वो आपका कौन सा वेरिएबल होगा, वो आपका टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। ठीक, ये आपका इंपीरिकल रिसर्च में आपकी तीन चीज़ें आती हैं। पहला आपका ऑब्जर्वेशन होता है, दूसरा आपका कोरिलेशनल रिसर्च होता है, तीसरा आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। ठीक, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कुछ और अदर प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मतलब आप मैनिपुलेशन मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की प्रॉपर्टी होती है कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपको काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी देखने को मिलेगा। फिर जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की कुछ लिमिटेशंस भी दी हुई हैं कि आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है हर परिस्थिति में नहीं कंडक्ट कर सकते हैं। मतलब आप जो है मतलब हर प्रकार की रिसर्च को एक्सपेरिमेंटली कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। आप जैसे आपको किसी महापुरुष के बारे में स्टडी करना है या उसकी उसकी मतलब उसने जो भी सिद्धांत बताए हैं उसका वर्तमान शिक्षा पद्धति पर पड़ने वाले प्रभाव को स्टडी करना, तो वहाँ पर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं कंडक्ट कर पाएंगे। ठीक, तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की लिमिटेशन है कि आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हर सिचुएशन में कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च चाहे प्रयोगशाला में किया जाए चाहे आर्टिफिशियल किया जाए, वहाँ पर आप जो है इसे आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हेलो पहले हेलो हाँ सर, लिमिटेशन से पहले जो बताया था वो समझ में आया, जी, उसके बाद आवाज आपकी कट गई थी। अभी आवाज़ आ रही है? हेलो, हाँ अभी आ। देखिए जो मतलब जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसकी दो तरीके की लिमिटेशन है कि जो मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हर सिचुएशन में आप कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब हर तरीके की रिसर्च आपकी एक्सपेरिमेंटल नहीं हो सकती है। जैसे आपको स्टडी करना है कि किसी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों का वर्तमान शिक्षा पद्धति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो आप इसके लिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं कर पाएंगे। आपको इसके लिए केवल विवेकानंद के जो भी साहित्य हैं, जो भी उनकी पद्धतियां हैं, उसको किस तरीके से वर्तमान सिलेबस में इंक्लूड किया गया है नहीं इंक्लूड किया गया है, केवल आप एक एनालिसिस के द्वारा आप इस रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो फिर दूसरा है कि आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च चाहे आप लेबोरेटरी में करिए चाहे फील्ड में करिए, आप इसमें 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कहीं न कहीं कोई न कोई इंटरवेनिंग वेरिएबल आपकी स्टडी को अफेक्ट करेगा ही करेगा। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपकी जो रिसर्च की जो वैलिडिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की क्या होती है, लिमिटेशन होती है। ठीक,
तो ये आपके साइकोलॉजिकल रिसर्चेज के टाइप थे। फिर आपके शैक्षिक शोधों के कुछ प्रकार दिए गए हैं। बेस्ट एवं कान ने शैक्षिक शोधों को 3 भागों में बांटा है। पहला है हिस्टोरिकल रिसर्च। देखिए, हिस्टोरिकल रिसर्च में बेसिकली जो घटनाएं बीत चुकी हैं उनका विश्लेषण किया जाता है। नाम से स्पष्ट है कि हिस्टोरिकल रिसर्च है। इसमें हम स्टडी करते हैं कि क्या था, मतलब क्या चीज़ बीत चुकी है और उसका आने वाले भविष्य में क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है, उसको हम किस में स्टडी करते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च में स्टडी करते हैं। ठीक। फिर दूसरा है हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम जो सिचुएशन करंट में चल रही है हम उसका क्या करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। जो भी हमारे वेरिएबल करंट में हैं उसमें बिना किसी मैनिपुलेशन के, बिना किसी उसके, ये भी क्वेश्चन मतलब आया था कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का कौन सा गुण नहीं है, तो आपने बताया था कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में चरों में मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम करंट सिचुएशन की स्टडी करते हैं। इसीलिए जितने भी डिजर्टेशन होते हैं, जितने भी मतलब रिसर्चेज होती हैं, उसमें जो मतलब हिस्टोरिकल रिसर्च को आप छोड़ दीजिए तो मेथड में लिखा जाता है कि हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर रहे हैं। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि शोधकर्ता जो होता है वो वर्तमान संदर्भों में अपनी घटना का, अपनी समस्या का वर्तमान संदर्भों में क्या कर रहा होता है, विश्लेषण कर रहा होता है। ठीक। और लास्ट है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च चाहे साइकोलॉजी की फील्ड में हो या एजुकेशन की फील्ड में हो, दोनों में मतलब एक ही है कि आप क्या कर सकते हैं, चरों का मैनिपुलेशन कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, अपने ग्रुप को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका मतलब साइकोलॉजिकल रिसर्च के टाइप थे और ये आपका एजुकेशनल रिसर्च का क्या था, टाइप था। ठीक। हेलो हेलो। यस। तो ये आपके जो रिसर्च के टाइप थे, सुनाई दे रहा। जो आपके रिसर्च के टाइप थे वो आज कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद जो है पेज ही नहीं ओपन हो रहा है। इसके बाद जो है मतलब बुक में ये दिया हुआ था कि आप प्रपोजल कैसे बनाते हैं, आप जो है मतलब अपनी थीसिस का फॉर्मेट क्या होता है, तो वो सब जो है मतलब आपको पता ही है कि सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन के बाद रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर होता है। फिर जो है रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं। फिर जो है टूल्स एंड टेक्निक्स बताते हैं। फिर जो है रेफरेंस लिखा जाता है। रेफरेंस में आप रेफरेंस के मतलब 2-3 तरीके के मेथड होते हैं। रेफरेंस ज़्यादातर एपीआई स्टाइल में लिखा जाता है। ठीक। तो ये आपका साइंटिफिक रिसर्च का जो एक इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू था वो जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक। अब आपकी कोई जनरल क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मतलब ये अपने आप क्लोज हो जाएगा। कुछ पूछना है आपको? अच्छा, टाइम ओवर होने वाला है। हाँ, मतलब टाइम ओवर होने वाला है। आप जब तक ओवर नहीं होता तब तक आप कुछ पूछ लीजिए, पूछना हो तो। हाँ, पार्सिमोनी के बारे में आप। हेलो। हाँ सर, ये पार्सिमोनी के बारे में आप बोल रहे थे, बताना। हाँ आई एम नॉट ऑडिबल। नहीं, आवाज़ आ रही है, आ रही है। देखिए, पार्सिमोनी के बारे में हमने आपको बताया था ना। पार्सिमोनी का मतलब वही आपके मतलब प्रेजुडिस से ही रिलेटेड है कि आप जो है किसी भी तरीके से अपने रिसर्च में बायसनेस को ना रखें, या आप जो है अपनी रिसर्च के दौरान जो है कोई भी भेदभाव ना करें। जैसे मान लीजिए कि आप जो है रूरल बैकग्राउंड और अर्बन बैकग्राउंड की स्टडी कर रहे हैं, तो आप जो है अपने स्टडी में आप मतलब पहले से ही मान के ना चलें कि जो रूरल बैकग्राउंड का बच्चा है वो जो है वो कमज़ोर होगा, या उसकी आईक्यू पावर कम होगी, या उसका सोशल स्टेटस जो है ख़राब होगा। तो पार्सिमोनी का मतलब है कि आप जो है किसी भी तरीके से अपने रिसर्च में बायस्ड होकर के नहीं चल सकते हैं। रिसर्च जो है अपने आप में मतलब इंडिपेंडेंट होती है। उसमें आप पहले से किसी भी चीज़ मतलब जैसे आप पार्सिमोनी करेंगे तो आपकी रिसर्च की वैलिडिटी जो होगी, जो आपकी रिसर्च की रिलायबिलिटी होगी, वो क्या होगी, लगातार इफेक्ट होती रहेगी। तो फिर आपका रिसर्च जो है वो ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा। जैसे आप वो क्या बोलते हैं, वो कराया जाता है ना रिसर्च, जब सबमिट रिसर्च जब सबमिट होने लगती है। हेलो हेलो। हाँ सर। ज, ज, हेलो। हाँ, आवाज़ आ रही है। जब हाँ, रिसर्च आ रही है। जब रिसर्च आपकी सबमिट होने लगती है तो पेलिग्रिज्म का टेस्ट किया जाता है। पेलिग्रिज्म टेस्ट क्यों किया जाता है? क्योंकि